नमस्कार सभी को। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम निराला जी के और एक नए कविता को पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है और क्वेश्चंस आने के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मैंने परीक्षाओं में देखा हुआ है कि भाव वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। अभी रिसेंट ओस्टेट में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ था। वो तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर वो तोड़ती पत्थर। तो यहाँ पे बहुत ही साधारण सा उन्हें इलाहाबाद के पथ पर, इलाहाबाद जाते हुए जो रास्ता होता है, कभी जा रहे थे, उसके पथ पर उन्होंने वो तोड़ती पत्थर देखते हैं। किसको देखते हैं? एक युवती को जो काम कर रही थी भरी धूप में। उसका वर्णन देखते हैं आगे। पत्थर तोड़ती एक महिला का परिचय कभी इलाहाबाद एक सड़क पर महिला को पत्थर तोड़ते हुए देखते हैं। अत्यंत साधारण होते हुए भी उनके ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि महिला किसी भी बिना सहारे के खुले आसमान के नीचे कठिन परिश्रम कर रही थी। कभी बार बार इसीलिए वो तोड़ती पत्थर कहकर उसके निरंतर चलने वाले श्रम की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। देखते हैं। इस भाग में हमें महिला के संघर्षमय जीवन के प्रारंभिक परिचय से अवगत कराता है, जहां वो सड़क के किनारे अपना जीविका के लिए कठोर परिश्रम कर रही थी। कैसे कर रही थी देखते हैं आगे। कोई ना छायादार पेड़ वो जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार। देखते हैं। यहाँ पे दो भाग में हम विभाजित कर सकते हैं। इस तक, यहाँ इस तक उन्होंने जो महिला के बारे में उन्होंने वर्णन किया है, उसके ऊपर एक छोटा सा वर्णन है। कोई ना छायादार पेड़ वो जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। इतने गर्मी में काम करने के बावजूद भी वहां पे कोई छायादार पेड़ नहीं था जिसके तले वो बैठकर एक तरह से खुद के श्रम को थोड़ा सा कम कर सके या फिर थोड़ा आराम कर सके। वो खुले आसमान के नीचे एक बहुत ही गर्मी वाले दिन में वो काम कर रही थी। यहाँ पे वर्णन है उन स्त्री का। श्यामा तन, श्याम जो वर्ण का तन होता है, तन मतलब शरीर, भर बंधा यौवन मतलब वो यौवन के समय में अतिक्रमण कर रही थी या फिर यौवन के समय में वो काम कर रही थी। नत नयन प्रिय कर्मरत मन, उनका जो आंखें या फिर नयन है वो नीचे झुका हुआ था, काम में लगा हुआ था। कर्मरत मन, लेकिन उनका जो एकाग्र था, उनका जो चित्त था, वो काम में पूरी तरह से लगा हुआ था। गुरु हथौड़ा हाथ मतलब उनके हाथ में एक गुरु हथौड़ा था। गुरु हथौड़ा मतलब बहुत बड़ा हथौड़ा था, बहुत भारी वजनदार हथौड़ा था। करती बार बार प्रहार, वो हथौड़े से बार बार पत्थर पर प्रहार करती है। लेकिन सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार, लेकिन वो तो सामने वो तो काम कर रही है, लेकिन उनके सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार है। बहुत बड़े 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 बंगले या फिर घर सब है। यहाँ पे कभी ये दो जो भाग है, ये एक भाग होता है ऊपर का कविता का, और ये लास्ट का जो लाइन है, इसमें कभी पूरी तरह से हमको दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार एक धनी और गरीब के बीच में समाज हमेशा अंतर पातर करता रहता है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। शारीरिक बनावट और परिवेश यहाँ उस महिला की शारीरिक स्थिति और उसके काम करने का माहौल का वर्णन करता है। वो ऐसी जगह काम कर रही है जहाँ ना कोई छायादार पेड़ है, जिसका अर्थ है उसे भीषण गर्मी से बचने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है, आराम नहीं कर सकती। उसका शरीर सांवला है, सांवला वर्ण है, श्याम वर्ण है, वो युवा है और उसकी आंखें झुकी हुई है, जो उसकी शालीनता और काम के प्रति एकाग्रता को दर्शाती है। कर्मरत मन जो था उसी की। उसके हाथों में एक भारी हथौड़ा है, गुरु हथौड़ा, जिससे वो बार बार पत्थरों पर चोट करती है। विडंबना ये है कि जहां यह कठिन काम कर रही है, उसके ठीक सामने अमीरों का, जो अमीर और गरीब का जो मैंने बीच में अंतर पातर बताया था, उनके ठीक सामने अमीरों की सुंदर अट्टालिकाएं और बगीचे हैं, जो समाज में मौजूद गरीब और अमीर की खाई को स्पष्ट रूप से दिखाता है। खाई मतलब बीच का अंतर, उसको स्पष्ट रूप से वो दिखाता है। क्या? वो जो उनके वो सामने काम कर रही है और उनके सामने बहुत बड़ा अट्टालिका और बगीचाएं हैं, सुंदर अट्टालिका और बगीचाएं हैं। देखते हैं। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू,
गर्द चिनंगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वो तड़ती पत्थर। देखते हैं, चढ़ रही थी धूप, गर्मी के दिन में काम कर रहे हैं तो बस सुबह से काम कर रहे हैं। चढ़ रही थी धूप, धूप मतलब धूप धीरे 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 ऊपर चढ़ रही थी, गर्मियों का दिन था। इसका ये कौन से दिनों में काम कर रही थी, ऑस्ट्रेट में रिसेंट पूछा हुआ है। छोटे से छोटे चीजों को आपको देखना है, ध्यान रखना है। दिवा का तमतमाता हुआ रूप, तमतमाता हुआ रूप मतलब तमतमाता हुआ गर्मी आ रहा है या फिर धूप आ रहा है। उठी झुलसाती हुई लू, उस समय अचानक से झुलसाती या फिर शरीर को झुलसा देने वाला लू उठता है या फिर लू बहता है। रुई ज्यों जलती हुई भू, इस लू के वजह से जैसे मानो ये हमको महसूस हो रहा होगा कि चारों तरफ रुइयां जल रही है और धूली के जो कण है वो गर्म होके चारों ओर बिखेरे हुए पड़े हुए हैं। गर्द चिनंगी छा गई मतलब काफी गर्मी छा गई, प्राय हुई दोपहर, और उसके बाद दोपहर का समय आ गया, वो तोड़ती पत्थर। फिर से उनके जो वर्णन के लिए उन्होंने लिखा है वो तोड़ती पत्थर। देखते हैं, इस भाग में कवि ने मौसम की सूचना या फिर मौसम की क्रूरता का काफी कुछ वर्णन किया है। गर्मी के दिन है, सूरज दोपहर के समय अपने पूरे रौद्र रूप में है और झुलसा देने वाली लू चल रही है। धरती इतनी तप रही है मानो रुई जल रही है, रुई मैंने ऊपर बताया, और चारों ओर धूल की ऐसी कणिकाएं हैं जो चिंगारियों की भांति तरह उधर चारों तरफ से उनको उड़ रहे, उनके चारों तरफ उड़ रहे जो धूल कणिका है। ऐसी भयानक दोपहर में भी वो साधारण इंसान बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन वो महिला निरंतर पत्थर तोड़ने की काम कर रही है। ये दृश्य उसके असीम धैर्य और सहनशीलता को दर्शाता है, जो प्रकृति की मार के बावजूद उसके कर्म पर अड़ी है। कौन है वो? महिला। प्रकृति के मार के बावजूद अपने कर्म पर वो अड़ी है, ये कवि यहाँ पे वर्णन करते हैं। आगे चलते हैं। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खाई रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वो नहीं जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वो कांपी सुघर। दुलक माथे से गिरे सिकर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। देखते हैं यहाँ पे क्या वर्णन है। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देखते हैं, तो पहले युवती मुझे एक बार देखती है, फिर उस भवन की ओर देखती है। छिन्न तार मतलब उसके बाद वो खुद के जो चिरे फटे हाल को देखती है, उसी को छिन्न तार यहाँ पे बोला गया है। देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खाकर रोई नहीं। मार खा रोई नहीं मतलब देखकर कोई नहीं, फिर देखकर भी वो कुछ बोली नहीं। देखा मुझे उस दृष्टि से, फिर से मुझे वो उस दृष्टि से देखती है जो मार खा रोई नहीं। इतने कठिन परिश्रम के बावजूद वो अड़ी उस कर्म पे मतलब डटी हुई है, और इतने परिश्रम के बावजूद, बिना आराम के बावजूद वो मार खा रोई नहीं मतलब इतने प्रकृति के मार के बावजूद वो अपने कर्म पर अडिग रही है। इसी रूप से वो इसी दृष्टि से कवि को देखती है। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वो नहीं थी जो सुनी झंकार। वो मन में कुछ ऐसा बोलती है कि मैं अपने कर्म पर अडिग रहूंगा, उसी के रूप में सुनी मैंने वो नहीं जो थी सुनी झंकार, मतलब उस झंकार को मैंने नहीं सुना था, लेकिन मैंने उसकी दृष्टि से पहली बार वो सुना या फिर देखा या फिर महसूस किया। एक क्षण के बाद वो कांपी सुघर, फिर एक कांप कर वो कांपने लग जाती है। दुलक माथे से गिरे सिकर मतलब माथे से एक पसीना का एक बूंद नीचे गिर जाता है। लीन होते कर्म में फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। फिर कर्म में वो लीन हो जाती है और फिर बोलती है मैं तोड़ती पत्थर। फिर से कवि उसके वर्णना कर रहे हैं। देखते हैं, सामाजिक चेतना, आत्मसम्मान और कर्म की निरंतरता। कवि बताते हैं कि जब उस पत्थर तोड़ती महिला ने यह महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, तो उसने एक बार कवि की ओर देखा और फिर अपनी फटी हाली और दयनीय स्थिति को, जिसको हम छिन्न तार बोलते हैं, ऊपर मैंने बताया जिसको, उन विशाल और भव्य भवनों की ओर देखते हैं। अपने ओर देखती है, फिर भवनों की ओर देखती है, फिर कवि की ओर देखती है। उसने अनुभव किया कि उन ऊंचे महलों में उनकी मेहनत और पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। इसी कारण वो फिर से कर्म में लग जाती है। उसके बाद उसने कवि को और एक ऐसी दृष्टि से देखा जिसमें उसकी गहरी वेदना तो थी ही, पर उसकी ऐसी पीड़ा थी जो मार खाकर भी रोई नहीं। मतलब इतना मैं प्रकृति से मार खा रहा हूँ, दयनीय स्थिति में भी हूँ, फिर भी मैं काम करूंगी। अर्थात अपने विषम परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके थे उसने।
उसी मूक दृष्टि में कवि को एक अनूठा महसूस होता है। क्या होता है? अनूठा संगीत और झंकार की सुनाई देती है, जिसको कवि ने कभी भी नहीं सुना था पहली बार, जो उसके आंतरिक साहस और स्वाभिमान का प्रतीक था। वो एक पल के लिए कांपी और उसके माथे से पसीने की एक बूंद ढलक कर जमीन पर गिर पड़ी, जो उसके कठोर परिश्रम, उस कड़कती धूप में, उस दोपहर के समय में कठोर परिश्रम की पराकाष्ठा थी। अपनी थकान और सामाजिक उपेक्षा के बावजूद वो महिला किसी भी शिकायत किए बिना फिर से अपने काम में पूरी तरह से एकाग्रचित से लग जाती है। मानो उसका पूरा अस्तित्व ही उस पर एक वाक्य समाया हुआ है कि मैं तोड़ती पत्थर। ये भाग दर्शाता है कि केवल पत्थर नहीं तोड़ रही, बल्कि अपने स्वाभिमान के साथ जीवन के संघर्षों का सामना भी वो कर रही थी उस समय। उस वर्णन के हिसाब से कवि को ये लग रहा था। काफी सुंदर वर्णन है। मैंने संध्या सुंदरी जब वर्णन आपको किया हुआ था, व्याख्या किया हुआ था, उसमें भी आपको बताया था कि निराला जी का एक मनोरम वर्णन होता है। वो जैसे संध्या में बैठ के आपको शांति मिलती है, उनके वर्णन सुनकर अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे, उस वर्णन को सुनकर ही आपको शांति आ जाएगी। तो ये था तोड़ती पत्थर। तो ये आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में ये दे भी दूंगा, आप अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। और अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और फिर मुझे आप टेलीग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपका जो भी डाउट होगा वो ज़रूर क्लियर करूँगा। तो इतने में रहता हूँ। धन्यवाद सभी को, अच्छे से पढ़ते रहिए और मिलते हैं इसके एमसीक्यू पार्ट के साथ। धन्यवाद सभी।